हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का लेक्चर 7 है। इसमें भी हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन का, और जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे उस पेपर का क्वेश्चन नंबर 56 है। आज के लेक्चर के बाद हम दो पेपर के क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके होंगे। यानी कि स्टार्टिंग के 3 लेक्चर में हमने एक पेपर किया था और बाकी रिमेनिंग 4 लेक्चर में हमने दूसरा पेपर किया है। तो मैंने पेपर के क्वेश्चनों को 5-5 के स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम थोड़ा सा उसके साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट भी डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक डाई को आप थ्रो करते हो तो कितने नंबर आते हैं? 1 से लेके 6 तक। भी हम लूडो खेलते हैं या कुछ भी आप खेलते हो, उसमें जो डाई थ्रो करते हैं हम, 1 डाई में कितने होंगे? 1 to 6। आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7। 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब आपसे कह रहा है 7 से कम, सारे के सारे नंबर 7 से कम हैं, यानी कि 100% पॉसिबिलिटी है। वैसे तो बिना सोल्व करे ही आप इसका आंसर बता सकते हो। कोई भी चीज़ की अगर 100% प्रोबेबिलिटी है या कोई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। कोई भी इवेंट अगर श्योर है तो 1, अगर इम्पॉसिबल है, कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। अगर कोई इवेंट श्योर है यानी कि होना ही होना है, या जिसकी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 100% है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। तो यहाँ पे कह रहा है लेस देन 7 और डाई को थ्रो करने की बात कर रहा है। डाई में सारे नंबर लेस देन 7 हैं, यानी कि कोई भी नंबर आए आपकी प्रोबेबिलिटी श्योर है। तो कितना हो गया आपका? भाई लेस देन 7 की बात कर रहा है तो फेवरेबल क्या है? 6, और टोटल भी क्या है? 6, यानी क्या आ गया? 1। वैसे मैंने आपको बताया इसमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते थे? 1। क्लियर है? कोई इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन की इसकी नीड नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। अभी मैंने पीछे बताया इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। देखिए क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। एक ही तरह के क्वेश्चन एक ही पेपर में कॉन्टिन्यू आए हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। 2 poles of length 5 meter and 8 meter are fixed vertically to the ground. The distance between their bottom is 4 meter. Find the distance between their tops. भाई 2 पोल हैं, एक है 5 और दूसरा पोल क्या है? 8। ये हाइट उनकी दी हुई है, लेंथ दी हुई है, वर्टिकली खड़े किए गए हैं। उनके जो बॉटम है उसमें डिफरेंस है 4, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4। सी, ये 4 है तो ये भी क्या होगा? 4, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये 5 है तो ये भी क्या होगा? 5। टोटल ये 8 था, 5 यहाँ से यहाँ तक है, ये 5 है तो बचा हुआ ऊपर कितना हो गया? 3। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। टॉप क्या है? ये है इसका टॉप, ये इसका टॉप है, यानी ये निकालना है आपको। सीधा सीधा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि कौन सा वैल्यू लगाएंगे? पाइथागोरस वाला। वैसे देख के आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा क्या आंसर आ रहा है इसका? 5। कैसे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा भी जो निकालनी है वो वैल्यू है। सी, बेस क्या है? 4, 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, रूट में से बाहर निकालोगे क्या बन जाएगा? 5। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 5। बट हम प्रैक्टिस करते तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपके मैथ्स में आते हैं जिन्हें आप पढ़ते ही आंसर दे सकते हो। मीन्स आपको एक
कुछ ही सेकंड उसमें लगानी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। क्लियर है? कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? 5, इधर भी 5, बेस 4 है, ऊपर वाला 4 हो जाएगा। टॉप में डिफरेंस पूछा है तो वो निकाल लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखिए, हमेशा सिलेबस में ये कहा जाता है कि सिर्फ 10 तक की मैथ्स आती है, और ये क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? 12th का मैथ्स का क्वेश्चन है। बहुत सारे बोर्डों में मे भी हो सकता है, हम तो सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, हो सकता है पहले पढ़ा देते हो, लेकिन सीबीएसई में ये 12th में आता है, डिटर्मिनेट एंड मैट्रिसेस में। ठीक है। अच्छा, दूसरी मज़ेदार बात यह है कि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे, बट ये है कि हमें तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो सटीक ऑप्शन लगता है हमें आंसर करना है। बाकी बहुत पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रॉन्ग होते हैं। लास्ट हमने एक और डिस्कस किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन रॉन्ग था। सी, मैं आपको पहले समझा देती हूँ क्या होता है, देन आई विल टेल यू कि भाई क्या इसमें रॉन्ग है। सी, आपको कह रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/2 एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 5/2। ऑर्डर ऑफ ए बी, इसे पढ़ते हैं ट्रांसपोज इज। ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले इसमें जो चीज़ें आ रही हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट की, वो मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। आपको क्या दिया है? मैट्रिक्स का ऑर्डर। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, सी, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले हम उसकी लिखते हैं रो और उसके बाद लिखते हैं कॉलम। पहले क्या लिखते हैं? उसकी रो, और फिर क्या लिखते हैं? उसके कॉलम। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, इट मीन्स 3 रो हैं और 2 क्या है? कॉलम। बी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर 5/2 है, इट मीन्स 5 रो हैं और 2 क्या है? कॉलम। ठीक है। जब बात हो रही है ए बी की, इसका मतलब है A/B। जब बात हो रही है ए बी ट्रांसपोज की, तो इसका मतलब ये है चेंज रो टू कॉलम। ए बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है? चेंज रो टू कॉलम, यानी कि जो सारी रो हैं उन सब रो को क्या बना दीजिए? कॉलम। आप उल्टा भी कह सकते हैं, यू कैन से कॉलम को क्या बना दीजिए? रो। ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई के डिफ़िकल्ट वे में आपके नहीं जाऊँगी। ऐसा कभी कभार की होता है कि 11th-12th की मैथ्स का क्वेश्चन एक आधा आ जाता है, बट 99.9% आपके जितने क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम 10 तक की मैथ्स के ही होते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट में नहीं जाऊँगी, बट ये क्वेश्चन करने से पहले जितनी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए उतना मैं आपको कन्वे करूँगी चीज़ें। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का तरीका रो इंटू कॉलम, क्लियर है। ए बी का मतलब है A/B। ए बी ट्रांसपोज का मतलब है चेंज रो टू कॉलम, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसमें रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। इतनी बात मेरी क्लियर है? ठीक है। अब आपसे पूछा है ए बी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज तो बात की बात है, पहले क्या निकालना है? ए निकालना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए स्टार्ट करें। क्लियर है इतने कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं? ठीक है, अब देखिए अब हमें कैसे कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, मैं ये रब करती हूँ और क्वेश्चन पे आती हूँ। ए क्या है? ए का ऑर्डर है 3/2। अच्छा, दूसरी चीज़ मल्टीप्लाई का रूल। कोई भी चीज़, कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसका रूल होता है, मल्टीप्लाई रूल होता है। और मल्टीप्लाई रूल क्या है? मल्टीप्लाई रूल ये होता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A/B कर रहे हैं, और इनके ऑर्डर की बात करते हो, सपोज इसकी रो को मैंने रो बोला, रो 1, इसको बोल दिया कॉलम 1, इसको मैंने बोल दिया रो 2 और इसको बोल दिया कॉलम 2। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स के वो रो के इक्वल होना चाहिए। यानी कि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब आपका
C1 इज इक्वल टू R2 होगा। अगर C1 इज इक्वल टू R2 नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है मैट्रिक्स से रिलेटेड। बहुत कुछ है मैट्रिक्स में, बट जो इस क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रही हैं चीज़ें मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है कि अगर A इंटू बी कर रहे हैं तो A इंटू बी का मतलब क्या है कि भाई A इंटू बी तभी पॉसिबल है। करने से पहले देखना पड़ता है कि एक का फर्स्ट का कॉलम दूसरे की रो के इक्वल होना चाहिए। सपोज इसका अगर 3 इंटू 4 है तो इसका 4 इंटू कुछ भी, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर है। देन अगर सिंगल, मैंने डबल का तो आपको ट्रांसपोज बता दिया, सिंगल की ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं और नंबर में सपोज ए की बात कर रहे हैं। ए क्या है, 3 इंटू 2 है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 2 इंटू 3। करके मैं आपको दिखा देती हूँ ट्रांसपोज होता कैसे है। पहले समझ लीजिए, अगर ए 3 इंटू 2 है यानी कि 3 रो और 2 कॉलम है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 रो 3 कॉलम। देखिए सपोज मैंने कोई एक 3 इंटू 2 कर लिया, यानी 3 मेरी रो होनी चाहिए, 2 कॉलम, 3 सपोज 4 0 1 5 2। इसमें देखिए 1 2 3, 3 रो हो गई, 1 2 2 कॉलम, ये मैंने ए एज्यूम किया। ट्रांसपोज का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो। तो इसमें कॉलम को, रो को क्या बनाएंगे, कॉलम। जैसे 3 4 है तो ये ऐसे लिखा जाएगा 3 4, इसको हम राइट करेंगे 3 4 0 1 5 2। ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है, पहले क्या लिखते हैं, रो कितनी है इसमें 2 और कॉलम कितने हैं 3। सी 3 इंटू 2 था, जैसे ही ट्रांसपोज किया क्या हो गया, 2 इंटू 3। इतनी बात मेरी क्लियर है। यानी कि रो से कॉलम में अगर कन्वर्ट करते हो तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रो को कॉलम बनाया है आपने और कॉलम को रो। इतना क्लियर है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, तभी ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्विकली आएगा, जब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें पहले से सेट हो जाएंगी। जिन्होंने पढ़ा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्वेश्चन पे आऊँ मैं, जो क्वेश्चन पूछा है। सी आपसे कह रहा है the order of matrix A is this and the order of matrix B is this, order of A B transpose। हमें क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि A B ट्रांसपोज है, यहाँ पर A B ट्रांसपोज है, यानी कि A एज इट इज़ लेना और B का क्या लेना है, ट्रांसपोज, तब उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, A क्या है 3 इंटू 2, B क्या है 5 इंटू 2। बी का क्या यूज़ करना है, ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, ए है 3 इंटू 2, बी था 5 इंटू 2, ट्रांसपोज ये हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इनके प्रोडक्ट को आप लिखते हो ए बी ट्रांसपोज। तो प्रोडक्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, जिनका प्रोडक्ट आप निकालने जा रहे हो उनकी अगर आपको ऑर्डर लिखना है मैट्रिक्स का, तो ध्यान दीजिए क्या करना है आपने, कैसे करना होता है। फर्स्ट वाले का रो लेते हैं और सेकंड वाले का क्या लेते हैं, कॉलम। फर्स्ट वाले का रो लेते हैं और सेकंड वाले का क्या लेते हैं, कॉलम। यानी इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है इतना। क्या किया हमने, ए गिवन था 3 इंटू 2, बी था 5 इंटू 2, बी ट्रांसपोज था 2 इंटू 5, यानी ये उल्टा हो जाता है, कॉलम रो बन जाती है, रो कॉलम बन जाते हैं। जब हम कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली वाली का क्या आता है, रो, और दूसरी वाली का क्या आता है, कॉलम। तो आंसर क्या आ गया, बी। मैं आपको
ये दिखा भी सकती हूँ, बट वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जिनको मैथ्स टफ लगती है। स्टिल अगर आप मल्टीप्लाई का रूल जानना चाहते हो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप वीडियो पर मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट सेशन में वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस टाइप से हम करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है जो क्वेश्चन में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आज की सेशन का क्वेश्चन लास्ट, वो भी सिंपल ही है। आपको गिवन है 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2। देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं तो इम्पैक्ट आता है चीज़ों में, बट कुछ चीज़ों में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अगर आप इसे डायरेक्टली करना चाहें तो कर सकते हैं। -1/2 -1/2 कैंसिल, एक प्लस है एक माइनस है, आंसर क्या आएगा 1/4। ठीक है, 1/4 ये हो गया आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, 1/4 1/4 हुआ तो 1/4 क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो बोर्ड मास से कर लीजिए। 1/2 है, पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, 1/4 माइनस 1/2, साथ में प्लस माइनस को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 4 एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ से भी आप काट सकते हो इसको, क्या आ गया 1/4। क्लियर है, लेकिन कुछ सिचुएशन में इम्पैक्ट पड़ता है तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए कि डायरेक्ट करने से कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। वो सिचुएशन आप जब प्रैक्टिस करते हो तो खुद पता आपको चल जाती है कि किन सिचुएशन में पड़ता है किन में नहीं पड़ता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो इसी टाइप के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका लाइक, आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप हमारी मेल आईडी पे अपनी रिक्वायरमेंट सेंड कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।